नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती में इतना टाइम नहीं रह गया है कि हम लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ें डिटेल में। और मैं ये आशा भी करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो पढ़ाई है डिटेल वाली वो पूरी कर ली होगी। अब टाइम बचा है कि आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइन वाले प्रश्न पढ़ें और उन पे अपना फोकस करें, पूरी तरह से उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो इसी कड़ी में मैं ये लेकर के आई हूँ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से बहुत ही अति संभावित प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको आप देखिए, मेरे साथ साथ लगाते चलिएगा सभी। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसमें वुडन पेंसिल हो तो बहुत अच्छी, नहीं तो किसी पेन से नोट्स भी बनाते चलिएगा जो आपको कंफ्यूजन लग रहा है। और कितने मार्क्स आपके आएंगे एंड में ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन जो मैं प्रश्न बता रही हूँ इनमें से कितने आपके सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। संध्या समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? देखिए, संध्या समाचार पत्र के बारे में है। इसका ऑप्शन है ए बंगाल से, बी महाराष्ट्र से, सी पंजाब से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संध्या समाचार पत्र जो है ये प्रकाशित होता था बंगाल से। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके जो संपादक थे वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी थे और यही पहले ऐसे संपादक भी थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया स्वतंत्रता संग्राम में, पहले संपादक थे। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये है बंदी जीवन का संपादन किया, मतलब बंदी जीवन एक बुक थी, उसका संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है वारिंद्र घोष, बी सचिंद्र नाथ सान्याल है, ये संथाल लिखा है मैं, सान्याल है। ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो जो बंदी जीवन पुस्तक थी उसका संपादन किया था या लिखी थी ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1865, बी है 1875, सी है 1885 और डी है 1895। देखिए, पूरे ऑप्शन में बोलती चल रही हूँ इसलिए कि अगर आप लोग वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आप अगर काम भी कर रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से पूरा सुनते चले जाइए, उसमें ही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, इसके ऑप्शन मैंने बताए थे। ऑप्शन में इसका सी आंसर सही है, 1885 में भारतीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1870, बी है 1880, सी 1886 और डी है 1875। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत का जो वायसराय था वो कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, नंबर बी है लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डफरिन या डी एओ ह्यूम। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन, इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए, मैं इसमें अति संभावित या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगी। अगर कोई मुझे लगेगा कि वो नहीं करवाने लायक है तो मैं उसको नहीं करवाऊंगी। ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड रिपन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, ये इसके अध्यक्ष नहीं थे, इन्होंने केवल इसकी स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रेसिडेंसी थे? देखिए, इसमें लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी बम्बई प्रेसिडेंसी, सी मद्रास प्रेसिडेंसी या फिर डी उत्तर पश्चिमी प्रेसिडेंसी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था, देखिए सबसे ज्यादा थे बम्बई प्रेसिडेंसी से वे थे 38 प्रतिनिधि। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे?
देखिए इसमें ऑप्शन में है नहीं थे, नहीं है मतलब कौन नहीं थे। ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रानाडे, बी रघुनाथ राव, सी रामकृष्ण गोपाल भंडारकर या डी तिलक। तो इनमें से देखिए ये सब तो इसमें शामिल थे, ए बी और सी। डी जो थे ये उस टाइम पे शामिल नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक लक्ष्य नहीं थे। मतलब देखिए कोई संगठन होता है तो वो अपने लक्ष्य लेकर बनाया जाता है कि ये हम इसमें करेंगे। पहला ऑप्शन है ए भारत के सभी हिस्सों के लोगों के मध्य व्यक्तिगत घनिष्ठता और मैत्री स्थापित करना, बी है राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना, सी है धीरे धीरे ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य नहीं थे, प्रारंभिक लक्ष्य में इनका कौन सा नहीं था, ऑप्शन सी धीरे धीरे ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना। अगर ये ऑप्शन वो पहले ही रख लेते, मतलब ये विकल्प उसमें, तो शायद भारत पहले ही आजाद हो जाता। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, मतलब ये लक्ष्य उसमें शामिल नहीं था। अब देखिए अगला प्रश्न है यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें अपने देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। ये एक स्टेटमेंट है किसी का दिया हुआ, कांग्रेस अधिवेशन में किसने कहा था ये। पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है फिरोज शाह मेहता और डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो ऑप्शन है पहला सही है, ए गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ये कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा मतलब उसकी तुलना करें इतिहास में तो हमें अपने देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी रासबिहारी घोष, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर डी विपिन चंद्र पाल। आप देखिए अब सभी जानते हैं इसका आंसर तो होगा डी, लेकिन जो तीनों लाल बाल पाल थे वो उग्रवादी दल के नेता थे, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये भी एक स्टेटमेंट है दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न यूपीएससी में और जो स्टेट पीसीएस है उनमें आता है व्याख्या के लिए, और लेकिन ये इनमें भी आता है। अब देखिए प्रश्न है कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं। ये किसका कथन है। ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड लिटन या फिर डी लॉर्ड कर्जन। तो ये स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन का, बहुत दमनकारी नीतियां अपनाई थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड कर्जन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न है 1885 से 1905 ईस्वी के समय में कांग्रेस की उपलब्धि रही। पहला ऑप्शन है हमारा ए भारत में व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा हुई, बी ब्रिटिश शासन के दुर्गुणों का पर्दाफाश हुआ, सी ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश हुआ या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी चीजें हुई इन इतने 1885 से 1905 के बीच में। ये सभी चीजें भारत में व्यापक राष्ट्रीय जागृति भी पैदा हुई और बी ब्रिटिश शासन के दुर्गुणों का पर्दाफाश भी हुआ और सी ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश भी हुआ, जब पता चला कि यहाँ से जो आर्थिक हमारे चीजें हैं वो बाहर जा रही हैं धीरे धीरे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के प्रथम छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र थे। ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस या फिर डी राजा रवि वर्मा। तो देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स जो है इसको बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा और भारतीय छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसकी जो छात्रवृत्ति पाने वाले पहले छात्र थे वो ऑप्शन सी है नंदलाल बोस। और इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1907 में, डी 1908 में। तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी ठीक है 1906 में।
30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे ढाका अपने देश का ही, जब विभाजन नहीं हुआ था, अपने देश का ही वो भाग था। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन 1908 ईस्वी के मध्य आते आते समाप्त हो गया था, क्योंकि इसकी समाप्ति के कारण थे। ऑप्शन ए लिखा है इसमें, अंग्रेजों ने इसे निर्ममता पूर्वक दबा दिया। ऑप्शन बी, सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों और प्रेस पर प्रतिबंध। सी, कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी कारण उत्तरदायी थे। ऑप्शन डी इसका होगा आंसर, जो स्वदेशी आंदोलन 1908 ईस्वी तक के मध्य आते आते समाप्त हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे निर्ममता पूर्वक दबाया था। सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद तो हो ही गए थे। अब देखिए अगला प्रश्न है, सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये किसने कहा था? फिर से एक स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए, लॉर्ड मार्ले। बी, लॉर्ड मिंटो। सी, लॉर्ड कर्जन। या डी, लॉर्ड डफरिन। तो ये देखिए सूरत अधिवेशन जो है, सूरत कांग्रेस का, ये 1907 में हुआ था, और यहीं पे इसका विभाजन हो गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? देखिए सूरत विभाजन हुआ था, और इसमें इन्होंने कहा था सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो ने। सूरत विभाजन के समय पे, मतलब ये जब अधिवेशन हुआ तो रास बिहारी घोष जी इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, सन 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की। ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। बी, एस.एन. सेन। या सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। या डी, मदनलाल धींगरा ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर ने। देखिए अभिनव भारत नामक संगठन को यंग इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं, तो कभी कभी इसमें केवल यंग इंडिया सोसाइटी लिखा आता है, तो आप याद रखिएगा अभिनव भारत या फिर यंग इंडिया सोसाइटी। अब देखिए अगला प्रश्न है, सन 1896 से 97 में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, चापेकर बंधु। बी, नरेंद्र भट्टाचार्य। सी, अरविंद घोष। या फिर डी, विनायक दामोदर सावरकर। तो ये व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी चापेकर बंधुओं द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है, युगांतर किस संगठन का पत्र था? ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। बी, व्यायाम मंडल। सी, अभिनव भारत। या फिर डी, मित्र मेला। तो युगांतर जो था अनुशीलन समिति संगठन का पत्र था, और ये बंगाल से निकलता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन ए, जहाज। बी, क्रांतिकारी संगठन। सी, एक समाचार पत्र। या डी, राजनीतिक संगठन। तो कामागाटा मारू एक जहाज था, ऑप्शन ए सही है। अब प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सी, अजीत सिंह। या फिर डी, मदनलाल धींगरा। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये बहुत आता है, बहुत इजी प्रश्न है। ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद। बी, भगत सिंह। सी, सुभाष चंद्र बोस। या फिर डी, इकबाल। तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। इसका ऑप्शन सही है बी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के दौरान चलाया गया? ऑप्शन ए, बंगभंग आंदोलन। बी, असहयोग आंदोलन। सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। या फिर चंपारण सत्याग्रह। डी। तो इसका ऑप्शन सही है ए, बंगभंग आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है, 1919 में पंजाब की घटनाओं की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। कांग्रेस द्वारा नियुक्त जांच कमेटी में कौन एक सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय। बी, मोतीलाल नेहरू। सी, चित्तरंजन दास। या फिर डी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें कौन नहीं थे? ऑप्शन डी सही है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए 1919 में, मतलब 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, और कमेटी गठित हुई इसकी जांच के लिए 6 महीने बाद, 1 अक्टूबर के लगभग, 1 अक्टूबर 1919 को। तो इसमें यह है कि मदन मोहन मालवीय थे, मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे। इसमें कौन एक सदस्य नहीं था पूछा गया, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। गांधी जी थे, अब्बास तैयब जी थे, डॉक्टर जयशंकर जी थे।
अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर किचलू और सतपाल के निर्वासन के विरोध में जो सभा बुलाई गई उसका श्रेय जाता है। ऑप्शन ए हंसराज को, बी अजीत सिंह को, सी गांधी जी को या डी मोतीलाल नेहरू को। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हंसराज को। अब देखिए एक प्रश्न है, भारत में खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई या खिलाफत आंदोलन। ये ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं 1918, 1917 बी है और सी है 1919 और डी है 1920 में। तो इस कमेटी की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 1919 मार्च 1919 में। लेकिन खिलाफत आंदोलन या खिलाफत कमेटी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं था और न ही ये भारत के लिए था। अब प्रश्न है तबलीग आंदोलन का उद्देश्य था। ऑप्शन ए गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने का आंदोलन, बी हिंदुओं को मुसलमान बनाने का आंदोलन, सी मुसलमानों को हिंदू बनाने का आंदोलन या फिर डी मुसलमानों द्वारा अलग राज्य बनाने की मांग का आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने का आंदोलन। ये जो आंदोलन था तो आर्य समाज का एक शुद्धि आंदोलन चल रहा था, उसकी तर्ज पे इसको चलाया गया था। अब अगला प्रश्न है हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1915 में, बी 1916 में, सी 1917 में या डी 1925 में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1917 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है लेजिस्लेटिव असेंबली को उड़ाना या बी पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध जताना, सी लाजपत राय की हत्या का बदला लेना या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध जताना। मतलब जो अंग्रेजी सरकार जो बहरी हो रही थी, बहरी गूंगी हो रही थी, भारतीयों का नहीं सुन रही थी, केवल उसका ध्यान आकर्षण के लिए ये बम हुआ था, किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था। अगला प्रश्न है क्रांतिकारियों की जेल में अमानवीय दशाओं में सुधार के लिए 64 दिन लगातार अनशन पर बैठे किस क्रांतिकारी की जेल में मृत्यु हो गई थी। कभी कभी ये 65 दिन आता है, कभी कभी 63 दिन आता है, तो 63, 64, 65 में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए है जतिन दास, बी है गोपीनाथ साहा, सी सचिंद्रनाथ सान्याल, ये सत्येंद्रनाथ भी लिखा आता है, सत्येंद्रनाथ सचिंद्रनाथ, डी सूर्य सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जतिन दास जी की मृत्यु हो गई थी 64 दिन लगातार अनशन पर बैठने के बाद। अब अगला प्रश्न है देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए है 23 मार्च 1931, बी 23 मई 1932, 15 मार्च 1931 या फिर 18 मार्च 1931। देखिए ऑप्शन ए इसमें सही है, 23 मार्च 1931। उनको एक दिन पहले ही आया कि 12-13 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी, नहीं तो 24 तारीख उनके लिए डिसाइड हुई थी, पर 23 मार्च 1931 को उन लोगों को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है मास्टर दा उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए डिरोजियो को, बी सूर्य सेन को, सी JS सेन गुप्त को, डी रोशन सिंह को। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है देखिए प्रश्न तो ये गलत लिखा हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। बंगाल में यहाँ पे आतंकवादी नहीं क्रांतिकारी आंदोलन होना चाहिए, गलत लिखा है। मैंने कई बुक्स में देखा है आतंकवादी लिखा है जो कि गलत है। बंगाल में आतंकवादी ये नहीं, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भी बड़ी भूमिका रही। निम्नलिखित में से कौन सी महिला ने सहयोग नहीं दिया। ऑप्शन ए प्रीतिलता वाडेदार, बी कल्पना दत्त, सी शांति घोष या फिर डी मैडम कामा ने। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मैडम कामा ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग नहीं लिया था क्योंकि ये एक तरह से प्योर इंडियन तो थी नहीं। अब अगला प्रश्न है 14 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध है। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान से, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना से, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम से या फिर डी मदन मोहन मालवीय से। तो 14 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध है मोहम्मद अली जिन्ना से, जिनको कि ये 1929 में लेकर के आए थे। अब अगला प्रश्न है देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुए। तो ये पहला है ए लाहौर, बी कराची,
सी कानपुर और डी लखनऊ। तो कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये जो अधिवेशन था कराची वाला, मतलब जिसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, यह ऐसा इकलौता कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। देखिए, इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। जो इम्पोर्टेंट नहीं था या अति संभावित नहीं था उसको मैंने छोड़ दिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के काफ़ी प्रश्न सही हुए होंगे, क्योंकि अब काफ़ी लंबा समय हो गया है तैयारी करते हुए। तो ऐसी ही वीडियो मैं आगे लेकर के आती रहूँगी। जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए उस पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अपना स्कोर भी बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए। तो देखिए, मैंने किताबें भी देखी कई सारी, आंसर उसमें मोस्टली गलत दे रखे हैं। बड़ी ही एक तरह से ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उनमें भी आंसर गलत थे। तो मैंने कोशिश की है कि कोई प्रश्न गलत ना हो। तो आप लोगों को अगर ये मेरा प्रयास सही लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे भी अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी की भी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं इंग्लिश की भी एक वीडियो बना दूंगी। बस उसी को आप तैयार कर लेना, ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना करके लाऊंगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। नमस्कार।